नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 55 एजेंडों पर मुहर लगी। इनमें 21 स्वीकृत एजेंडे ऐसे हैं जिसे सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा के दौरान घोषित किए गए। सीएम नीतीश ने 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा की शुरुआत की थी और विभिन्न जिलों का दौरा करते हुए कई योजनाओं की घोषणा की है। बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत योजनाओं में प्रगति यात्रा के दौरान 2,960 करोड़ रुपए की घोषित योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। नीतीश कैबिनेट ने मोतिहारी में अल्पसंख्यक विद्यालय बनाए जाने की योजना पर मुहर लगाई है। कैबिनेट में सीवान में अल्पसंख्यक विद्यालय के भवन निर्माण पर भी स्वीकृति दी। पटना में दीघा क्षेत्र के जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना पर मुहर लगा दी है। बिहार में हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर रक्सौल हवाई अड्डे की विकास के लिए 207 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वहीं दरभंगा हवाई जहाज को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने को लेकर 244 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, जिसे भूमि अधिग्रहण पर खर्च किया जाएगा। वहीं कला संस्कृति विभाग के अंतर्गत 38 पदों के सृजन पर मंजूरी दी गई। राजस्व भूमि सुधार विभाग के कई एजेंडाओं पर मुहर लगी है। किसानों को बड़ी राहत देते हुए ईख के खरीद मूल्य में 10 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी की गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अंबेडकर आवासीय विद्यालय बनाए जाने को 5 जिलों में मंजूरी दी गई है। अधिकारियों के लिए 60 ऑफिसर्स फ्लैट बनाए जाने की भी मंजूरी दी गई है, जिस पर 246 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार पुलिस के सिपाही, हवलदार, सहायक और निरीक्षक के तहत अग्निशमन सेवा के कर्मियों को भी उत्क्रमित वेतनमान का लाभ दे दिया गया है। पर स्वीकृति दी गई है। ये 21 प्रस्ताव कुल राशि है 2,960 करोड़ 48 लाख 18,435 रुपए। तो मैं फिर से पढ़ देता हूं कि 55 एजेंडे पे आज निर्णय हुआ है और इस 55 एजेंडों में से 21 जो निर्णय हैं 21 वो प्रगति यात्रा में जो यात्रा हो रही है राज्य भर में, उसमें 21 मामलों की स्वीकृति दी गई है। इसमें 2,960 करोड़ 48 लाख 18,435 रुपए इसमें स्वीकृत हुए हैं। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडिया गठबंधन को लेकर तेजस्वी यादव के दिए गए बयान पर कहा कि हम लोग तो पहले से ही कह रहे थे कि मोदी जी के डर से इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन में सहयोगी दलों के कांग्रेस से किनारा करने पर उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस जाने और उनके सहयोगी जाने। मौलाना शहाबुद्दीन के द्वारा कुंभ मेले की जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन बताए जाने पर गिरिराज सिंह ने कहा कि उनको अपनी औकात नहीं पता है। अरे भाई, ये तो हम लोग पहले ही से कह रहे थे कि मोदी जी के डर से ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं और ये अब कांग्रेस जाने, जो उनके साथ हैं वो जाने। उसको अपना औकात नहीं पता है। जिस समय मोहम्मद साहब पैदा नहीं लिए होंगे उस समय से कुंभ लग रहा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शुक्रवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने पत्रकारों से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीपीएससी मामले पर भी हमने तमाम चीजों को राज्यपाल के सामने रखा है। छात्रों के साथ कभी भी बिहार सरकार अन्याय नहीं करेगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के बयान को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यही यूपी बिहार के लोग हैं जो अगर एक दिन काम न करें तो देश की गति थमने पर आ जाती है। वहीं तेजस्वी यादव पर बयान देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी लोकसभा चुनाव के दौरान क्या बोलते थे कि सूपड़ा साफ हो जाएगा, खाता नहीं खोल पाएंगे। हर चुनाव में वही रटी रटाई बातें करते हैं। अभी जब उपचुनाव हुआ, परिणाम क्या हुआ? 100% स्ट्राइक रेट एनडीए का रहा। मैंने लोकसभा के दौरान कहा था कि हम काफी ज्यादा सीटें जीतेंगे। विधानसभा चुनाव में भी 225 से ज्यादा सीटें एनडीए जीतकर सरकार बना रही है। मैंने हमेशा इस बात को कहा है, जितनी भी जांच एजेंसीज हो, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, जितनी भी ये एजेंसीज हैं,
अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं। ये जितनी भी रेड होती हैं ये किसी ना किसी जानकारी के आधार पर ही होती हैं। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपके साथ कुछ गलत होगा नहीं। पर हाँ, अगर जो जानकारी प्राप्त हुई है जिसके आधार पर इस तरीके की रेड की जा रही है उसमें अगर कुछ सही पाया गया तो किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार की ओर से प्रतीक चिन्ह और चादर भेंट कर केंद्रीय कोयला मंत्री का स्वागत किया। रांची के काके रोड स्थित सीएम आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में हुई इस बैठक में राज्य सरकार के आला अधिकारी के अलावा कोल मंत्रालय, कोल इंडिया और इसकी अनुषंगी इकाइयों के वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पे राज्य में चल रहे कोयला खनन से जुड़े विभिन्न विषयों पर खुलकर चर्चा हुई। राज्य सरकार की ओर से एक बार फिर कोल रॉयल्टी मद के बकाया राशि की मांग दोहराते हुए रैयतों की परेशानी और समझौते के अनुरूप कोल माइनिंग नहीं होने की शिकायत कोयला मंत्री से की गई। राज्य सरकार की मांग पर केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की भविष्य में बैठक कर इसका निष्पादन करने की सहमति जताई गई। देवघर के बाबा मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से ऑनलाइन तरीके से पूजा करवाने के नाम पर करोड़ों रुपए की कथित ठगी करने के मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना की जानकारी जैसे ही जिला प्रशासन के पदाधिकारियों को मिली, उन्होंने संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ऑनलाइन तरीके से पूजा करने के नाम पर ठगी करने को लेकर जिले के उपायुक्त विशाल सागर ने कहा कि जैसे ही मामला उनके संज्ञान में आया, उन्होंने मंदिर प्रभारी एसडीएम को जांच के आदेश दे दिए हैं और एफआईआर करने की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा कि ऑनलाइन तरीके से पूजा करने के नाम पर मंदिर प्रबंधन के द्वारा कोई भी वेबसाइट नहीं चलाया जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति निजी स्तर पर वेबसाइट चलाकर लोगों से पूजा करवाने के नाम पर पैसे की उगाही करता है तो वह गलत है, क्योंकि किसी भी तरह की वेबसाइट चलाने की अनुमति प्रबंधन के द्वारा नहीं दी गई है। वहीं पूरे मामले पर देवघर के एसडीएम सह मंदिर प्रभारी रवि कुमार ने कहा कि ऑनलाइन तरीके से ठगी को लेकर एक व्यक्ति के द्वारा शिकायत की गई थी, जिसकी राशि 5,000 बताई जा रही है। उपायुक्त के आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। इस मामले पर पुलिस जांच करेगी। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ये मेरी जानकारी में मामला आया है। आज मुझे सूचना दी गई है कि एक ऐसी वेबसाइट है जिसने कि आम श्रद्धालुओं को उनके साथ में फ्रॉड किया है, ये बताती हुई कि बाबा मंदिर में ऑनलाइन दर्शन करवाएंगे और ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद में फिर बाबा मंदिर में आके दर्शन कर सकते हैं। आप लोगों को जानकारी है और मैं पुनः आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आज की डेट में बाबा मंदिर प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार से इस प्रकार की बुकिंग्स करवा के दर्शन नहीं करवाया जा रहा है। ये जो एक मामला आया है ये अभी जांच का विषय है। मेरे स्तर से डायरेक्शन दिया गया है मंदिर प्रभारी को इसमें एफआईआर दर्ज करने का, ताकि पुलिस अपने स्तर से इसमें गहन जांच कर सके। पूरे झारखंड में इन दिनों कपकपाती ठंड का असर आम लोगों से लेकर खास लोगों तक के जीवन पर भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। समृद्ध और आर्थिक रूप से सबल लोग ठंड का बचाव ऊनी कपड़े और कंबलों से तो कर रहे हैं, लेकिन इस ठंड का सबसे ज्यादा प्रकोप वैसे लोगों पर दिख रहा है जिनके पास ना तो छत है और ना ही पहनने के लिए ऊनी कपड़े, और इसके साथ ही ना ही उनके पास कोई कंबल है। वैसे लोगों के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत दिख रहा है और समय समय पर बिना छत के रहने वाले लोगों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से उपायुक्त विशाल सागर ने देवघर के विभिन्न चौक चौराहों का निरीक्षण किया और वहां ठंड पर ठिठुर रहे लोगों के बीच कंबल वितरण किया। उपायुक्त विशाल सागर ने बताया कि देवघर के सभी प्रखंड स्तर के अधिकारियों के बीच कंबल का वितरण कर दिया गया है। साथ ही धनराशि की आवंटन भी कर दी गई है ताकि जरूरतमंदों के बीच कंबल और ऊनी कपड़े पहुंचाए जा सके। देवघर के उपायुक्त विशाल सागर ने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को यह आदेश दिया गया है कि देर शाम अपने क्षेत्र में जाकर पारदर्शिता के साथ लोगों के बीच कंबल वितरण करें। इसके अलावा जो लोग बिना छत के खुले में रहने को मजबूर हैं, उन्हें रैन बसेरा में शिफ्ट करवाएं ताकि ठंड से किसी की मौत ना हो सके।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष अत्यधिक ठंड देखने को मिल रहा है। ऐसे में सड़क पर रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले लोगों के लिए प्रखंड मुख्यालयों में कंबल मुहैया करा दिया गया है। इसके अलावा उपायुक्त ने देवघर के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि समय समय पर रात्रि में विभिन्न चौक चौराहों का निरीक्षण करें और वहां पर ठंड से ठिठुर रहे लोगों को सुविधा मुहैया करवाएं। इसके अलावा विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का आदेश दिया गया है। देर रात तक चौक चौराहों पर रहने वाले लोगों को कपकपाती ठंड से गर्माहट मिल सके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अब शीतलहर चल रही है, तो आवश्यकता के अनुसार ज़रूरतमंद लोगों को कंबल दिया जाता है। और इसी कड़ी में देवघर ज़िले में भी बड़ी संख्या में कंबल हम लोग को प्राप्त हुए हैं सरकार के स्तर से, और विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा कंबल बांटा जा रहा है। आज मैं भी निकला हूं और हम लोग यहाँ पे स्टेशन पे भी आए हुए हैं। इससे पहले हम लोग बस स्टैंड भी गए थे, जहाँ पे ऐसे व्यक्ति हमको नज़र आ रहे हैं जो कि जिनका खुद का स्वयं का घर नहीं है और होमलेस व्यक्ति हैं। उन लोगों को हम लोग कंबल बांट रहे हैं। सर्दी से बचाव का उनका ये एक हमारा प्रयास है। दूसरा, मैं ये भी बताना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि सभी ब्लॉक्स में कंबल जा चुका है और वहाँ पे BDO CEOs के लेवल से कंबल बांटा जा रहा है आवश्यकता अनुसार व्यक्तियों को, और अलाव की भी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के इस आरोप पर कि बीजेपी यूपी और बिहार के लोगों के फर्जी वोट बना रही है, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने बार बार उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के प्रति अपनी नफरत दिखाई है। आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने यूपी और बिहार के लोगों पर दिल्ली में फर्जी वोट बनाने का आरोप लगाया है। ये वही अरविंद केजरीवाल और वही आम आदमी पार्टी है जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लोगों को गुमराह किया और उन्हें मौत के मुंह में धकेलकर आनंद विहार भेज दिया था। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को कितनी नफरत करते हैं, इसका बहुत बार एग्जाम्पल मिल चुका है। आज फिर से अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को फर्जी कहा। उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग दिल्ली आकर के फर्जी वोट बनवा रहे हैं, ऐसा बयान दिया है आज अरविंद केजरीवाल ने। समराला के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में समराला पुलिस के डीएसपी तरलोचन सिंह की ओर से सेमिनार करवाया गया, जिसमें 11वीं और 12वीं के सैकड़ों सरकारी स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस सेमिनार में डीएसपी ने बच्चों को नशे और चाइना डोर से दूर रहने के लिए जागरूक किया। इस सेमिनार में डीएसपी ने बच्चों को चाइना डोर से इंसानों और पक्षियों और जानवरों को होने वाले नुकसान के बारे में भी अवगत कराया और जागरूक किया। डीएसपी ने कहा कि बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के बाद उच्च शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए। इससे बच्चे अपना भविष्य अच्छा बना सकेंगे और देश का नाम रोशन कर सकेंगे। डीएसपी ने कहा कि चाइना डोर से छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को नुकसान होता है और आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को भी काफी नुकसान होता है, क्योंकि उनके पंख इससे कट जाते हैं और वे कभी वापस उड़ नहीं पाते। इसलिए बच्चों को शपथ लेनी चाहिए कि वे चाइना डोर वाली पतंग नहीं उड़ाएंगे। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਬਾਰੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਫਰਾਡ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਵੀ ਪਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ +1 2 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ स्टूडेंट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ डोर ਦੇ ਨਾਲ पतंग नहीं उड़ाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रयागराज में स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में नंदी सेवा संस्थान द्वारा संचालित मां की रसोई का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए संस्थान की ओर से शुरू की गई सेवा पर प्रसन्नता जाहिर की और खाने की गुणवत्ता, स्वच्छता के साथ ही यहां दी जा रही सुविधाओं की भी सराहना की। यही नहीं, उन्होंने थाली परोसकर सेवा भी की और मां की रसोई के किचन का भी अवलोकन किया।
प्रयागराज दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने फीता काटकर नंदी सेवा संस्थान द्वारा संचालित मां की रसोई का शुभारंभ किया। शुभारंभ करने के बाद सीएम डाइनिंग रूम में भी पहुंचे, जहां लोगों को बैठाकर खाना खिलाने का प्रबंध किया गया है। यहां मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने हाथों से थाली लगाकर वहां उपस्थित लोगों की सेवा की। इसके बाद औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी उन्हें लेकर सीधे किचन पहुंचे, जहां खाना तैयार किया जाता है। यहां उन्होंने खाने की गुणवत्ता से लेकर अन्य सभी प्रबंधों के विषय में सीएम योगी को जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने रसोई का निरीक्षण करते हुए वहां साफ सफाई और व्यवस्था का भी जायजा लिया। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सेवाभाव से शुरू की गई इस रसोई की सीएम योगी ने प्रशंसा की। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए नंदी सेवा संस्थान द्वारा यह सेवा शुरू की गई है। इसमें मात्र 9 रुपए में लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा। थाली में दाल, 4 रोटी, सब्जी, चावल, सलाद और मिठाई दी जाएगी। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का शुभारंभ हो रहा है। महाकुंभ में सनातन का सपना साकार रूप लेने जा रहा है। देश की संस्कृति और सभ्यता का परिचायक बनने जा रहे इस महाकुंभ को अद्भुत और अलौकिक बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी गई है। एपीएन न्यूज संवाददाता ने इस भव्य और दिव्य कुंभ में सुरक्षा और सुविधा को लेकर जानकारी दी। महाकुंभ में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रयागराज महाकुंभ दिव्य और भव्य महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। 13 जनवरी से प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत होगी। तमाम शाही स्नान भी इस महाकुंभ में होने वाले हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से तैयारी यहाँ पर की गई है। तमाम जो सुरक्षा को लेकर तैयारी हो या सुविधाओं को लेकर तैयारी हो, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तमाम जो अखाड़े हैं, 13 जो अखाड़े हैं यहाँ के, उनके लिए व्यवस्थाएं यहाँ पर कर दी गई हैं। तमाम अखाड़े जो उनको ज़मीन आवंटित की गई है। सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर बिल्कुल प्रमुख रूप से बनाई गई हैं और किसी तरह की कोई कमी न रह जाए, इसके सारे इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की बात हो, सुविधा की बात हो, प्रयागराज महाकुंभ अपने आप में एक अद्भुत मिसाल पेश करने जा रहा है। एक अद्भुत कह सकते हैं आपकी दिव्य और भव्य अलौकिक प्रयागराज अगले 1 महीने तक सबको नजर आने वाला है। 26 फरवरी तक ये प्रयागराज महाकुंभ में आयोजन चलेगा। लाखों की संख्या में, बल्कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने आएंगे, पुण्य कमाने आएंगे। देश से ही नहीं, विदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। एक जिला घोषित किया गया, पूरे प्रयागराज मेला क्षेत्र को एक जिला घोषित किया गया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से तैयारी है, किस तरह से यहाँ पर भीड़ आने वाली है। इतनी आबादी 40 करोड़ से लेकर 45 करोड़ जो आमद बताई जा रही श्रद्धालुओं की, अगर उसकी संख्या को हम जोड़ लें तो शायद एक दो देशों को छोड़कर किसी भी देश की इतनी आबादी नहीं होगी जितना अगले 1 महीने 1.5 महीने में प्रयागराज कुंभ में लोगों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ रहने वाली है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ आनंद सिंह, एपीएन न्यूज, लखनऊ। वहीं प्रयागराज में महाकुंभ के लिए अखाड़ों ने संगम तट पर डेरा जमा लिया है। इस मौके पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर आचार्य लक्ष्मी से हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने बात की। प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। शानदार, दिव्य और भव्य महाकुंभ को बनाने का हमेशा प्रयास रहा है। 144 सालों के बाद ऐसा विलक्षण समय आया है जब पूर्ण महाकुंभ यहाँ पर प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर लक्ष्मी जी मौजूद हैं। लक्ष्मी जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि 144 बाद ये शुभ अवसर आया है कि जब पूर्ण महाकुंभ होने जा रहा है। हाँ, ये बहुत भव्य, दिव्य, सुंदर, सुरक्षित कुंभ होने जा रहा है और 144 इयर्स के बाद ये मौका हम सबको मिल रहा है। हम सब भाग्यशाली आत्माएं हैं कि ये कुंभ में हम सभी शिरकत होने का सौभाग्य हम सनातनियों को प्राप्त हो रहा है। तो आपके द्वारा मैं अनुरोध करूंगी कि कुंभ में आएं, सेक्टर 16 किन्नर अखाड़े में भी आएं और ये दिव्य भव्य कुंभ में अपनी जो परंपराएं हैं, अपनी जो आस्था की डुबकी लगाएं और परंपराओं से जुड़ के रहें। कि आएं, कुंभ में आएं और अपने एनर्जीज को एनर्जाइज किया जाए, अपने सारे चक्रास को इवॉल्व किया जाए। और जिस तरीके से हमारे गुरु 12 वर्षों का एक पूरा परिक्रमा सूर्य का करके आते हैं और इस प्लैनेटरी जो चेंजेस में ये कुंभ होता है, जब मकर प्रवेश करता है, तो ये सुंदर समय है और इस समय का हमें बोध लेना चाहिए। हम सनातनियों को प्राउड फील करना चाहिए, अभिमान होना चाहिए और इस कुंभ में सबको आना चाहिए।
एपी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर लक्ष्मी जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर सबको निमंत्रण दिया कि महाकुंभ में आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी जी, जिन्होंने साफ तौर पर सबको निमंत्रण दिया कि सबको कुंभ में आना चाहिए, महाकुंभ में आना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति का, धार्मिक शक्ति का ये सबसे बड़ा संगम है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ आनंद सिंह, एपीएन न्यूज़, लखनऊ। वहीं प्रयागराज में मौनी बाबा ने डेरा जमा लिया है। महाकुंभ में मौनी बाबा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने मौनी बाबा से बात की। संगम नगरी प्रयागराज में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो रही है और वो भी रुद्राक्ष से। पूछते हैं सीधे मौनी बाबा से कि क्या है ये इसमें विशेष 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना रुद्राक्ष से हो रही है। देहो देवालयः प्रोक्तः सजीवः केवलः शिवः। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालो ममकारं ममलेश्वरं परिल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुष्मेश्वालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मों कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। भगवान शिव की दिव्यतम जो विग्रह है रुद्राक्ष की 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण सतयुग, त्रेता, द्वापर के बाद पहली बार, कलयुग पहली बार, महाकुंभ में पहली बार और स्वतंत्र भारत में पहली बार तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर संपूर्ण विश्व के लोगों को ये पावन अवसर मिलेगा कि वह प्रयागराज आएंगे और भगवान की दिव्यतम भव्यतम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे, क्योंकि रुद्राक्ष ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का सौभाग्य लोगों को जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता। सोने की शिवलिंग होगी, लोहे की शिवलिंग होगी, चांदी की होगी, मड़ियों की होगी, लेकिन रुद्राक्ष शिवलिंग का दर्शन करना बड़ा ध्रुव है, क्योंकि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव की आंखों से हुई है और इसका नाम रुद्राक्ष है। रुद्र माने शिव, आक्ष माने आंख। जो शिव की आंख से प्रकट हो उसको रुद्राक्ष कहते हैं। शिव की आंखों से प्रकट हुआ रुद्राक्ष है। एक मुख से 26 मुक्त के रुद्राक्षों का शास्त्रीय वर्णन है। उनकी कृपा से ही महाराज यह आध्यात्मिक चिंतन संसार जगत को प्राप्त हो रहा है और आपके चैनल के माध्यम से लोग देख पाएंगे, क्योंकि अभी तक किसी कैमरे में कैद नहीं है। पहली दिन आपका कैमरा इसे कैद कर ले रहा है। पहले अभी लोग इसको देख नहीं पाए हैं। जहाँ इस ज्योतिर्लिंग को लोग देखने के लिए आएंगे उन्हें आश्चर्य होगा और चकित रह जाएंगे। 11 फीट ऊंची ये शिवलिंग जो लौह के आकार में सुसज्जित की जा रही, क्योंकि लौह जो है शत्रुनाशक है। बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा करने के लिए इसका एक संकल्प लिया गया है। आप देखेंगे महाराज द्वार की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो शत्रु है मेरे देश पे आक्रमण करने के लिए निकल रहे हैं, इसलिए नंदी उठ के खड़े हो गए हैं। और खड़े हुए नंदी को आप देख सकते हैं महाराज कि नंदी सदैव बैठे रहते हैं बाबा के सामने। यहाँ नंदी जी क्रुद्ध होकर के खड़े हो गए हैं। उन्होंने संकेत किया जो भी मेरी देश की ओर देखेगा मैं उसे कतई स्वच्छ रहने दूंगा। नंदी जी ये धर्म नंदी है। इस दुर्लभ शिवलिंग का भी निर्माण हो कि विश्व के लोग जाने की रुद्राक्ष की भी शिवलिंग संसार में होती है, यह जान के भी लोगों को एक नई अनुभूति हो। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति सिद्धम। जो लोग चाहे वह सब उन्हें प्राप्त हो जाए, इसके लिए संकल्प को लिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रयागराज महाकुंभ में न सिर्फ कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए तमाम आयोजन हो रहे हैं और इसी एक आयोजन को हमने दिखाया कि किस तरह से रुद्राक्ष से 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जा रही है। तमाम दूसरे प्रबंध किए गए हैं। जन कल्याण की भावना है, राष्ट्र कल्याण की भावना है और लोगों के कल्याण की इसमें भावना छिपी है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ आनंद सिंह, एपीएन न्यूज़, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन के बीच वाराणसी का भोलू घाट चर्चा का विषय बना हुआ है। भोलू घाट का एआई अवतार वाराणसी के कैंट स्टेशन पर देखने को मिलेगा। दरअसल 2002 में भोलू घाट का इजाद रेलवे द्वारा स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्रियों को जागरूक करने के लिए किया गया था। तब से भोलू घाट विलुप्त हो चुका था, लेकिन वाराणसी जंक्शन के डायरेक्टर अर्पित गुप्ता की मेहनत और लगन के बाद भोलू घाट का नया एआई अवतार बनाया गया है, जो बैनर और पोस्टर के माध्यम से लोगों को स्वच्छता समेत स्टेशन पर दूसरी जानकारियों के प्रति जागरूक कर रहा है। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ को लेकर बरेली के जिला प्रशासन की ओर से भव्य महाकुंभ रोड शो का आयोजन किया गया। महाकुंभ रोड शो के इस आयोजन के दौरान त्रिवटीनाथ मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें शिव वंदना, मंत्रोच्चार और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। यह रोड शो त्रिवटीनाथ मंदिर से प्रारंभ हुआ। इस रोड शो को जिलाधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रोड शो त्रिवटीनाथ मंदिर से शुरू होकर आदिनाथ चौराहा पर संपन्न हुआ। यात्रा के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा झांकियां भी निकाली गई। इस मौके पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा, 144 वर्षों के बाद प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को लेकर इस यात्रा को निकाला गया है, जिससे अधिक से अधिक लोग महाकुंभ पहुंचकर इस आयोजन का हिस्सा बने। महाकुंभ आस्था और विश्वास का कुंभ मेला है, जिसमें विकास का मॉडल और पर्यटन का मॉडल देखने को मिलेगा। वहीं जनप्रतिनिधियों ने कहा,
महाकुंभ दिव्य और भव्य हो, इसकी वह कामना करते हैं। यह सौभाग्य की बात है कि इस बार हम सभी महाकुंभ के इस आयोजन में शामिल होंगे। देखिए, जो महाकुंभ है, आप सब लोग जानते हैं भारतीय जो संस्कृति है वो कितना साइंटिफिक है। अंग्रेज इस बात से परेशान थे कि किस तरीके से सभी लोग कुंभ वाले दिन, स्नान वाले दिन एक साथ लाखों की संख्या में और भारत के कोने कोने से प्रयागराज कैसे पहुंच जाते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम है जिससे लोग समझ पाते हैं। ये पूरा साइंटिफिक है। हमारी एस्ट्रोनॉमी कितनी मजबूत थी ये बताती है। कुंभ के लिए कभी कोई प्रचार प्रसार, अब हमारी सरकार है, इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं कि हम सब लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति को लोग जाने, घर घर पहुँचे और संगम का जो सच में साइंटिफिक जो महत्व है उसका, उसमें जाके डुबकी लगाएं और स्नान करें और उसका पुण्य कमाएं। और स्टेट लाइव में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।